अजय भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया ने जो कार्रवाई की है, जिस सोच के तहत कार्रवाई की है, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि चैनल में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसको तय करने वाला, उसका नियामक जो होता है, वो कोई एंकर नहीं होता है। उसका नियामक पीछे बैठा होता है, जो ओनर है, जो मालिक है, जिसके बीचों धंधे हैं, जिसको सरकार से नफा नुकसान लेना है, जिसको विज्ञापन लेने हैं या कोई और काम कराना है, वो तय करता है व्यू। और जो उस व्यू लाइन पे अच्छा काम करता है एंकर, जाहिर सी बात उस एंकर को आगे बढ़ाता है। और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फायदा, ज्यादा पद, ज्यादा पावर पाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो पीछे से उन्हें निर्देश मिल रहे हैं। यह बात अगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, प्रशांत जी जानते हैं, तो निश्चय ही इंडिया गठबंधन के वो नेता भी जानते होंगे। आखिर इन नेताओं की एक आखिर क्या सोच थी? उन्होंने एंकरों को बहिष्कार करने की बात की, उन्होंने चैनलों को बहिष्कार करने की बात नहीं की। इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल व्यवस्था है, या अभी वो होता है कि तालाब में कंकड़ डाल के देख रहे हैं कि इसका क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं ये देखता हूं कि उनका डिसीजन मैं सही पाता हूं, और मेरा मानना है कि किसी चैनल पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक पूरे ग्रुप का चैनल का हेड रहा हूं, जिसके 14 चैनल का हेड रहा हूं। कोई एक चैनल का चीफ एडिटर नहीं रहा हूं, और उसके साथ साथ अखबार और तमाम चीजों का, पूरे ग्रुप का। मैंने एक चीज देखी है कि मालिकान की तरफ से कई बार आते थे, डायरेक्शंस आते थे, और वो बताते थे, अपनी व्यवस्था भी बता देते थे, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे अपनी सारी बातें हो ही जाती हैं लगभग। तो उस स्थिति में बीच का रास्ता निकाला जाता था। ये कहा जाता था, नहीं देखिए ये तो नहीं कर पाएंगे और ये करना उचित नहीं होगा, और इसको लेके हम बात करते थे, इसको लेके बहस करते थे। इसको लेके हम अपने एंकर्स को भी जब गाइड करते थे, उनकी मीटिंग में उनको बताते थे, तो उनसे भी कहते थे ठीक है, थोड़ा फेवरेबल इनका आप रखेंगे, लेकिन कहीं कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करें। वो कई बार कह देते थे कि एमडी का फोन आया है और इसको ऐसे से, मैंने कहा नहीं, आपको ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, हटा देता था मैं उसके, मैं दूसरे को बैठा देता था। यदि किसी का शो है, मैं इसका उदाहरण देता हूं, एक शो जो है शुरू कराया गया, जो आजकल भाजपा का प्रवक्ता है और इत्तेफाक से मुंबई से आता है, उसका एक भाई जो है कथित रूप से कांग्रेस में होने की बात करता है, वो उसका करता है, वो कहते हैं हम गांधी परिवार से कुछ रिश्तेदारी भी जोड़ते हैं। तो वो हमारे यहाँ इंडिया न्यूज में एक शो करता था, 2020 की बात है, कोविड के दिनों की बात है। वो पूरी तरीके से उसको इस तरह से कर देता था कि बिल्कुल लगे, तो कई लोगों ने शिकायत करी कि भाई साहब देखिए ये तो गलत है, फिर आप उचित नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा मुझे एमडी का फोन आया कि नहीं यार ये क्यों उसको रोक रहे हो, उसको करने दो, और ये। हमने कहा सर ऐसे नहीं होगा, मैं जब तक एडिटर हूं तब तक ये नहीं हो, और जिस दिन आप मुझे चीफ एडिटर की पोस्ट से हटा दीजिए, आप करिए जो कुछ करना है, और या नहीं तो फिर मेरा यदि वो रहेगा तो फिर यही होगा। और मैंने उसको नहीं, अंत में मैंने उसे नौकरी से हटाना जरूरी समझा, और मैंने हटवाया, मजबूर कर दिया एमडी को, और उन्हें हटाना पड़ा। वो आजकल बड़ा प्रवक्ता बना, और दुनिया के वो अपने असली चेहरे पे आ गया, प्रवक्ता बन के खड़ा है। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, जर्नलिस्ट पर निर्भर करता है, ग्रुप से नहीं निर्भर करता है। और आप भी मेरे बारे में जानते हैं, दसियों ग्रुप में रहे हैं, आप भी रहे, आपने भी देखा है, मैं जब रिपोर्टर होता था उस समय भी अपने ढंग से और सच्चाई के साथ लिखता था, और आप सब लोग उसको जगह भी देते थे। तो यही चीज है, क्यों मैं जस्टिफाई करता था, लड़ता था, तब मेरा बॉस भी मेरे लिए बात करता है। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसे होता है, मैं इसके कई मेरे पास उदाहरण मौजूद, आप स्टैंड लीजिए, किसी की औकात नहीं होती, मालिक की औकात इतनी नहीं होती कि वो जबरदस्ती कर लेगा। हाँ, जब हम ही झुकने को तैयार है, हम ही सब करने तैयार, सर हमारी बढ़ोतरी कर दीजिए, हमें ये कर दीजिए, हमें वो कर दीजिए, तो साहब कुछ भी करा लीजिए। क्यों नहीं डॉक्टर राकेश पाठक से कोई कुछ करा लेता है। आप एक बात, आइए, इतनी बड़ी सैलरी, इतने बड़े उसको सबको मैं छोड़ के
इसलिए बैठा हूं कि मैंने मंजूर नहीं किया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो ये हिम्मत होनी चाहिए, और ये हिम्मत हर पत्रकार में होती है, नौकर में नहीं हो सकती है। और जो नौकर है वो नौकर ही रहेगा, वो पत्रकार नहीं बन सकता। तो इसलिए जो प्रशांत जी कह रहे थे वो नौकरों के बारे में बता रहे थे, पत्रकारों के बारे में नहीं बता रहे थे। पत्रकार कभी नहीं दबता है, वो अपनी बात रखता है, बीच का रास्ता भी निकालता है, ऐसा नहीं है, मैंने भी बीच के रास्ते निकाले, लेकिन गलत नहीं किया है। और जो प्रतिबंध निश्चित रूप से मैं कहता हूं किसी ग्रुप में नहीं लगना चाहिए। उसी ग्रुप में आप यदि उसी ग्रुप में देखेंगे, उसी ग्रुप के कई और प्रोडक्ट भी हैं, और उन प्रोडक्ट्स में चेक करिएगा, कई जगह कई बैठते हैं और उनका अलग रुख होता है। तो ऐसा नहीं है, आप जब करने की स्थिति में होंगे तब होगा। इसी का एक और उदाहरण बता दे रहा हूं। जो एक और चौधरी साहब है, आप देखिए न्यूज 24 में थे तब भी उनका एक स्टैंड था, और एबीपी में गए तब भी वही एक स्टैंड है। वो तो नहीं झुक रहे हैं, उनके में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता अपनी तरफ से नहीं भेज रही, बड़े लंबे समय तक तमाम सारे लोग ऐसे ही रहे। तो मैं ये कहता हूं यदि आप पत्रकार हैं तो आप त्याग करना सीखे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब लिखा था तो ये लिखा था हमें पत्रकार की जरूरत है, लेकिन जो एक टाइम खाना खा के और जेल जाने की तैयारी के साथ आ सके वही हमारे यहां नौकरी के लिए आवेदन करे। तो स्वाभाविक सी बात है, पत्रकार क्रांतिकारी होता है, पत्रकार कोई किचुआ नहीं होता है, इसलिए उसे आवाज बनना चाहिए, लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पत्रकारिता की बात मत करिए। आप कहते हैं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, कैसे स्तंभ हो सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, मैं इन एंकर्स के बायकॉट का समर्थन करता हूं, और मैं किसी चैनल के बायकॉट की बात इसलिए नहीं कहता हूं कि वो गलत होगा। उसी ग्रुप से आप लड़िए। और रही बात, मैं किसी का भी विज्ञापन किसी भी उसका हो रोकने का भी पक्षधर नहीं हूं। मेरा मानना है कोई आवाज हो उसका, चाहे हमारे खिलाफ जाती हो चाहे पक्ष में जाती हो, हमें सिर्फ नफरत को तोड़ने का। और ये जो एंकर जिन्हें बायकॉट किया गया है, ये इस आधार पर नहीं किया गया है कि यह लोग किसी पार्टी या किसी उसकी बुराई करते थे, इनको इस आधार पर किया गया है, नहीं तो 100 से अधिक एंकर होते। इनको इस आधार पर किया गया है कि ये सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं और उससे हार्मोनी खत्म करते हैं, इस आधार पर इनका बायकॉट हुआ है। इसीलिए कुछ और नाम जो हम आप सबको ही जानते हैं, उन नामों का बायकॉट नहीं किया गया, क्योंकि वो हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, ये वो करते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। जी शुक्ला जी, मैं आपसे आना चाहता हूं, अब जिस तरह से मीडिया बनाम पॉलिटिक्स, ये लड़ाई जिस तरीके से छिड़ी है, इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन इन चैनलों के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए इस मामले को हवा देने और टूल देने की कोशिश में लगी है। कोई निदान हो, कोई इसका समाधान हो, चैनल अपने पक्ष पर ठीक हो, पॉलिटिकल पार्टियां अपने पक्ष पर ठीक हो, ऐसी कोशिश किसी की नहीं है। हर आदमी से 24 के चुनाव के नजरिए से भुनाने की कोशिश करेगा भविष्य में, क्योंकि 24 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लिए एक बड़ी खिलाड़ी है। तो मीडिया के लोग भी आसानी से इस मामले में अभी विपक्ष के दबाव में आते नहीं दिख रहे हैं, और आएंगे भी जब तक उन्हें कोई भी उम्मीद है कि 24 में फिर से बीजेपी सरकार आने की संभावना है। तो आप इस लड़ाई को आगे किस रूप में देख रहे हैं? ये बढ़ेगी या आगे चल के इसमें कोई विराम लगेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो जाएंगे इधर या उधर में? क्योंकि मीडिया का, जिसे हम आज की डेट में गोदी मीडिया या अलग अलग नाम से लोग पुकार रहे हैं, वो जो मेन मीडिया पुराना मीडिया है, वो तो कमोबेश जाकर के वो भी सत्तारूढ़ दल के साथ बीजेपी के साथ ही है। तो क्या इस लड़ाई को भी आगे और बढ़ने की संभावना है, या इसमें कोई विराम लगेगा? इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या आगे कोई अगली जैसे स्टेप लेने की बात कही जा रही है, जो राज्यों की सरकारें उनकी है, इस पर कोई और सख्त कदम उठाएंगी? आप इसे किस रूप में भविष्य में कैसे देख रहे हैं? देखिए ब्रजेश भाई, आपने जब अर्नब का ट्वीट बताया तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार कम से कम अपने ट्वीट में स्वीकार कर लिया कि देश के आधे राज्यों में
भाजपा की सरकार नहीं है। नहीं तो वो तो कहते थे, किसान अपनी हर डिबेट में कहते थे पूरा मोदी जी का पूरा राज है पूरे देश पर। जहां सिर्फ नफरत की बात होती थी वहां पर तो केंद्रित करते थे उस राज्य सरकार को, नहीं तो बिल्कुल उसी को लेके चलते थे। रही बात दूसरी आपने कही कि बीजेपी उसको भुनाने की, बिल्कुल जैसे ही इसका वो हुआ, सूचना प्रसारण मंत्री ने अपने भाषण में, एक सभा में वो भाषण दे रहे थे, वहीं पर उन्होंने तुरंत उसे सनातन धर्म से जोड़ दिया। और जो उन्होंने जोड़ा, आप अमीश देवगन का वीडियो देख लें जो कल उसने शाम को किया, उसमें उसने वही सनातन धर्म से जोड़ दिया। तो आप सोचिए, ये कहते हैं कि हम सवाल करेंगे, किसके सवाल करेंगे? जनता के सवाल तो आपने पूछे नहीं, जनता को लेके तो आपने कोई, जो मुद्दों को लेके आपने कोई बहस करी नहीं, तो सारे प्रोग्राम तो आपके एजेंडे पे हैं। उसके बाद में वो एक क्रेडिट लेते हैं कि तमाम लोगों का जो राजनीतिक कैरियर है वो हमारे कारण से, हमारे बूते, हमारे प्रोग्राम के बूते। तो साहब, वो तो भाग्य विधाता बनने की बात करते हैं, वो तो यही बनते हैं कि लोकतंत्र ही उन्हीं से चल रहा है। तो जो लोकतंत्र के खुद ही अपने आप को समझ रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, तो आप उनसे समझ सकते हैं कि उनका क्या एटीट्यूड है। और ये मालिकों से ज्यादा, मालिकों का तो एक ठीक है, जैसा राकेश जी ने बताया और हम सब समझते हैं, उनके अपने बिजनेस इश्यूज होते हैं और होने भी चाहिए, मैं उससे कभी इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए पैसा और दूसरी चीजें जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, कोई मालिक अपने को फंसाना नहीं चाहता है, किसी लिटिगेशन में नहीं फंसाना चाहता है। वो इमीडिएट कहता है भाई लिटिगेशन खत्म कराओ, कैसे करो। तो मैं ये एक बड़ी बात बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में यही लोग जो होते हैं बताते हैं नहीं आप इसकी परवाह मत करिए, वो हम करवा लेंगे, आप बस ये करिए। तो मालिक कहता है ठीक है फिर कर लेना। तो ये एक बहुत बड़े खेल है। इसमें जो जिस तरीके से सारी चीजें, चाहे अपने साथी जर्नलिस्ट के साथ में गलत करने का हो या दूसरी और चीजें हो, इन सब में बड़ी भूमिका इस तरह के मीडिया कर्मियों की होती है, जो अपने फायदे के लिए बाकी को रगड़ देने की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि नहीं सर, ये नफरत फैलाइए, सरकार के साथ हमारा टाई अप है, हम ऐसे ऐसे करेंगे और ये आपको बेनिफिट होगा। तो मालिक को क्या परेशानी है भाई, वो तो बिजनेस करने बैठा, उसके लिए बिजनेस है, उसके लिए मिशन नहीं है। लेकिन जर्नलिस्ट के लिए तो मिशन होना चाहिए ना। और जर्नलिस्ट मिशनरी है, इसी कारण से उसे सरकार, तमाम सरकारें तमाम तरह के बेनिफिट भी देती रही। तो यही मान के कि ये सोशल वर्क कर रहे हैं, मालिकों को तो नहीं देते हैं। तो ये दर्शाता है कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो कम से कम उन्हें तो सही काम करना चाहिए। नहीं कुछ है, संघर्ष करने आप निकले, यदि पत्रकारिता कर रहे हैं तो संघर्ष कीजिए, और यदि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, सुविधा में ही जीना है, तो कोई बात नहीं, फिर तो ये नफरत फैलाइए और फैलाते रहिए। मैं यही कह रहा हूं, आप चाहे आज तक चैनल हो, चाहे इंडिया टुडे हो, या और जितने चैनल हैं, सारे चैनल देख लीजिए, किसी में भी 10-15 से कम तो एंकर नहीं है। लेकिन वो एंकर तो नहीं, सारे एंकर तो नहीं फैला रहे हैं, कुछ ही एंकर फैला रहे हैं। फिर वो प्राइम टाइम में आ जाते हैं इस बूते, क्योंकि उन नफरत फैला के वो जो फायदे दिलाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो उसमें भाई हिस्सेदारी हो गई। और